क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच रिलेशन डिराइव करेंगे। आपने अभी तक एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। टॉर्क के बारे में भी आपने पढ़ा है। मैं आपके सामने डेरिवेशन करने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है। मैं आपको इसके पहले शॉर्ट में न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है आपने, आप सभी जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। इसका स्टेटमेंट आपने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या पढ़ा है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है dp/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से लिख सकते हो, मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। आपने F इज़ इक्वल टू ma पढ़ा है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो F इज़ इक्वल टू dp/dt लिख सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, आपने ये देखा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, ठीक है। हम यहाँ पे अगर वही बात रोटेशनल मोशन के लिए करें, ठीक है, तो मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ न्यूटन्स सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। यहाँ अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो देखो इसका एनालॉगस क्या हो जाएगा, ये आपने लिखा है यहाँ पे F इज़ इक्वल टू dp/dt, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट आप लिखोगे, फोर्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। यहाँ जो चेंज इन मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम dp, उसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा dl, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम dt, ठीक है। तो ये जो रिलेशन रहेगा यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन में हमेशा कह सकते हैं क्या रहेगा, टाउ इज़ इक्वल टू dl/dt। ये रिलेशन हमको डिराइव करना है, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे पूरा डेरिवेशन लिख देता हूँ इसका। देखिए अभी तक जो रिलेशन आपने एंगुलर मोमेंटम के लिए पढ़ा है L के लिए, ठीक है, हम यहाँ से ये एक्सप्रेशन उठा लेते हैं एज इट इज़। आपने L इज़ इक्वल टू पढ़ा है R क्रॉस P, ये आपके सामने लिखा हुआ है L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P को, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम यहाँ से लेके चलेंगे। ये आपके सामने मैंने लिखा L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। चलिए क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखो L इज़ इक्वल टू R को हमने लिखा एज इट इज़ क्रॉस P जो है वो लीनियर मोमेंटम है, आप जानते हैं, इसको पुट किया जा सकता है mv। यहाँ आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सिंस P इज़ इक्वल टू mv, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा R क्रॉस mv, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मास आप जानते हैं, m को हमने बाहर कर दिया, ये आपका ब्रैकेट में बच जाएगा R क्रॉस v। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। m मास है यहाँ पर पार्टिकल का, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमने यहाँ पे बाहर कर दिया है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ तक मिला है। अभी हमको चाहिए dl/dt। देखो जो एक्सप्रेशन आप डिराइव करने वाले हो उसमें आपको टाइम रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जो एक्सप्रेशन आपके सामने है उसको आपको LHS RHS में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है।
जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो LHS में आपको मिलेगा dl/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका d/dt ऑफ, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, m इन ब्रैकेट r क्रॉस v। दोनों तरफ हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद में, अभी देखो आपको LHS में तो एज इट इज़ dl/dt मिलेगा। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करने पर जो m मास जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, आप जानते हैं पार्टिकल का मास तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो मास को हमने निकाल दिया बाहर। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, d/dt ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन होगा, r क्रॉस v का। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि r और v, ठीक है, दोनों यहाँ पर वेरी करेंगे, दोनों टाइम के साथ में चेंज होंगे। अगर आपको ये समझना है कि r और v दोनों कैसे चेंज होंगे तो आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें देखिए, अगर आपका पार्टिकल यहाँ मौजूद है, जहाँ कर्सर आपको दिखाई दे रहा है इस P पॉइंट पे, तो यहाँ r पोजीशन वेक्टर आप देख पा रहे हैं और वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल सपोज इस तरीके से सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर भी बदल जाएगा और वेलोसिटी वेक्टर भी बदल जाएगा। जब कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस पे, ठीक है, आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको ये बना के बता सकता हूँ। मान लीजिए कि इस सेंटर पे ये सर्कुलर पाथ में बॉडी अगर रोटेट कर रही है, पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है यहाँ पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो रहेगा, ठीक है, सेंटर को हम फिर से चेंज कर देते हैं, मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये सेंटर है। अगर यहाँ कहीं पार्टिकल है इस पॉइंट पे, ये m मास का पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी वेक्टर, ये आप जानते हैं r और v अभी यहाँ पर है। लेकिन कुछ समय बाद अगर ये पार्टिकल चलकर आ चुका है इस पोजीशन पे, ठीक है, तो उसकी मास तो उसका m ही रहेगा जो कांस्टेंट है, लेकिन पोजीशन वेक्टर अब चेंज हो चुका है, ये वेक्टर हो जाएगा r। मैग्नीट्यूड सेम है r का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी इधर थी रेडियस, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था और यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अभी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो कहने का मतलब टाइम के साथ में r और v दोनों चेंज होंगे। बोथ r एंड v आर वेरिएबल। r इज़ पोजीशन वेक्टर, v इज़ वेलोसिटी वेक्टर, दोनों टाइम के साथ चेंज होंगे। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अगर आपको d/dt करना है दो अलग अलग क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट में मौजूद है x और y, x इंटू वाई है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ टाइम प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ टाइम इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखो ये x फर्स्ट फंक्शन है, y सेकेंड फंक्शन है। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, डिफरेंशिएशन करोगे सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन y है तो d/dt ऑफ y हो जाएगा dy/dt प्लस, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x है, टाइम के साथ उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dt इनटू सेकेंड फंक्शन y को रखोगे एज इट इज़। मतलब एक बार फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करके सेकेंड को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ r हमारा फर्स्ट फंक्शन है और v हमारा सेकेंड फंक्शन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला अप्लाई करके तो आपको क्या मिलेगा, dl/dt एज इट इज़, यहाँ पे मास m एज इट इज़, यहाँ फार्मूला आपको अप्लाई करना है। देखो फर्स्ट फंक्शन r को मैंने लिखा एज इट इज़, यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्रॉस लेके चलेंगे साथ में। मैथमेटिक्स में x इंटू वाई या x इंटू वाई ये एक जैसा होता है, यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अगर स्केलर्स में अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला आपने स्केलर्स में पढ़ा है, लेकिन जब वेक्टर्स में बात करेंगे तो यहाँ क्रॉस लग रहा है तो उसको क्रॉस लेकर चलना है। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे।
हमारे पास यहाँ आर और वी क्रॉस प्रोडक्ट में है। तो हमने क्या किया, देखो एक्स एज इट इज़ रखा था, हमने आर को एज इट इज़ रखा, यहाँ लगाया मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस साइन, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, तो आपको मिलेगा डी वी अपॉन डी टी। ये सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। प्लस साइन, ये लगाया प्लस साइन। फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो आप करोगे डी आर बाई डी टी। देखो फर्स्ट फंक्शन आपका आर है, यहाँ पे हमारा यहाँ एक्स था, तो एक्स को डी एक्स बाई डी टी लिखा, यहाँ पे आर को लिखोगे डी आर बाई डी टी इनटू, यहाँ पे क्रॉस साइन लगाना है वापस से, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, यानी कि वेलोसिटी आपकी रहेगी एज इट इज़। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई किया है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन वाला। सॉल्व करेंगे इसको, आपको मिलेगा डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम टाइम्स, देखिए एम टाइम्स आपको मिलेगा आर क्रॉस डी वी बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी वी चेंज इन वेलोसिटी, डी टी चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है एक्सेलरेशन होता है, तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया एक्सेलरेशन, ठीक है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे साइड में आप मेंशन करके चलेंगे। आप जानते हैं कि डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है ए, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। प्लस साइन एज इट इज़, डी आर बाई डी टी, आप जानते हैं आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो डी आर बाई डी टी आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। आपने डी आर बाई डी टी को वेलोसिटी पुट कर दिया, ये वेलोसिटी वेक्टर एज इट इज़, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड डी आर अपॉन डी टी विल गिव यू वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और इसको सॉल्व करेंगे, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम को लिखा एज इट इज़। यहाँ पे आपके सामने आर, सर तो आर क्रॉस ए को हमने लिखा एज इट इज़, प्लस यहाँ आप देख रहे हैं आपको मिल रहा है वी क्रॉस वी। आप याद करिए वेक्टर्स में आपने ऐसा पढ़ा है, ठीक है, आई का क्रॉस आई में करेंगे तो वो ज़ीरो होता है, कारण आपको पता है दोनों की डायरेक्शन सेम है। आई और आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है मतलब दोनों के बीच एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 डिग्री। और आपने इसको ऐसा लिखा था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, दैट इज़ 0 डिग्री। तो साइन 0 0 हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस करोगे आपस में तो वो होता है 0 के बराबर। तो जैसे आई क्रॉस आई आपने 0 पढ़ा है, जे क्रॉस जे आपने 0 पढ़ा है, के क्रॉस के, जो सिमिलर वेक्टर्स है वो आपस में क्रॉस करने पर रिजल्ट देते हैं 0। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको देखो सिमिलर वेक्टर्स क्रॉस हो रहे हैं आपके, इसमें वेलोसिटी वेक्टर v क्रॉस v आपने किया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको पता है v का क्रॉस v में करने पर आपको मिलेगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी यहाँ पे 0। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो डी एल बाई डी टी को हमने लिखा एज इट इज़ एल एच एस में, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके सामने देखो क्या मिल रहा है, ये तो 0 हो चुकी है टर्म, m ब्रैकेट में आ रहा है r क्रॉस a। आप अगर चाहो m को अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, r क्रॉस m मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ और ये हो जाएगा ma। आप इस टर्म को r क्रॉस m इंटू ए लिख सकते हैं। अब आपको पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि m इंटू ए जो है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ये आपने पढ़ा है न्यूटन के सेकेंड लॉ से F बराबर होता है ma, यानी ma को फोर्स लिखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, ये टर्म हो जाएगी आपकी डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस ma की जगह न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप लिख देंगे फोर्स, ठीक है। अब देखिए डी एल अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है जिसको आप टॉर्क लिखते हैं। अभी आपने रिसेंटली 1-2 क्लास पहले ये चीज़ पढ़ी है,
मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ होगा और वो बराबर होगा किसके, टॉर्क के। यू आर हैविंग द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो यही रिलेशन आपको डिराइव करना था, ये रिलेशन आप डिराइव करने वाले थे, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ठीक है, जो कि रोटेशनल मोशन में न्यूटन का सेकेंड लॉ होगा। ठीक है, आसान सा डेरिवेशन है, आप लोग इजीली ये डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम रिजिड बॉडीज़ के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लिख रहा हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़। ध्यान देंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडीज़ के बारे में आपने पहले बात की है, हम इक्विलिब्रियम के बारे में अब बात कर रहे हैं। दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, पहला होता है लीनियर इक्विलिब्रियम या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, यदि किसी बॉडी के ऊपर, मैं आपके सामने यहाँ पे इफ नेट फोर्स, ठीक है, ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तब वो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। आप जानते हैं इफ एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसी चीज़ को आपने लीनियर मोमेंटम के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा है, ये आप जानते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन में कैसे देखा था आपने इसको, ठीक है, आप देखिए आपने लिखा था F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है, ये आप जानते हैं। d बाई डी टी ऑफ P के बारे में आप जानते हो, P क्या हो जाएगा आपका mv, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको अगर आप mv पुट करोगे तो यहाँ आपको F इज इक्वल टू मिल जाएगा, m को हमने कर दिया बाहर, ये हो जाएगा आपका dv बाई dt। अब आप जानते हैं कि अगर फोर्स को आप ज़ीरो पुट करते हैं, ये फोर्स को हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा m dv बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब देखो मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता बॉडी का RHS में, इसका मतलब ज़ीरो कौन है, dv बाई dt ज़ीरो है। ये बात आपको समझ में आती है, dv अपॉन dt हो जाएगा ज़ीरो और dv बाई dt ज़ीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, है ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक डायग्राम बना के हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि ये एक पार्टिकल हमारे पास है, इस पार्टिकल के ऊपर सपोज करो कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है F1 जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दूसरा फोर्स हमने इस पार्टिकल के ऊपर मान लिया चलिए ये दो फोर्स मान लेते हैं इधर F2 और F3, ठीक है। तो आपका जो पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये पार्टिकल आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। कब कहलाएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, जब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का सम ज़ीरो हो, ठीक है। अब ये वेक्टर सम होगा, कैसे, यहाँ पे F1 बराबर होना चाहिए F2 प्लस F3 के। देखो F2 और F3 मिलाकर जो टोटल फोर्स होगा वो अगर F1 के बराबर है, उस कंडीशन में आपका नेट फोर्स जो लगेगा पार्टिकल के ऊपर वो ज़ीरो हो जाएगा और पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इट मीन्स द पार्टिकल विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो फोर्स का कोई काम नहीं है,
आपको पता है फोर्स जो लगेगा वो एक मोमेंट जनरेट करेगा, ठीक है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स की जगह क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क होना चाहिए। इफ टाउ नेट टॉर्क इफ ऑन अ रिजिड बॉडी इज ज़ीरो, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क ज़ीरो है इसका मतलब वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब यहाँ हमने लिखा था वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट कौन हो जाएगा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि अगर हम मोमेंट आपके मोमेंटम के टर्म में बात करें तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लिया था, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। आप यहाँ पे क्या रिलेशन लेके चलोगे, ये टॉर्क वाला रिलेशन जो भी हमने निकाला है। देखो फोर्स की जगह क्या लिखोगे, टॉर्क लिखोगे, डी पी बाई डी टी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, डी एल बाई डी टी। अब सोचने वाली बात है कि अगर टॉर्क ज़ीरो है तो टॉर्क ज़ीरो है इसका मतलब डी एल बाई डी टी ज़ीरो होगा। अगर डी एल बाई डी टी ज़ीरो है, अब सोचने वाली बात है कि डी एल बाई डी टी के ज़ीरो होने के लिए या तो डी एल ज़ीरो हो या डी टी इन्फाइनाइट हो। डी टी इन्फाइनाइट हो नहीं सकता, इसका मतलब डी एल बराबर क्या होगा, ज़ीरो। और डी एल अगर ज़ीरो है तो एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड कलर से। क्या लिख रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है तो आप क्या बोलोगे, इफ़, ये लिखा मैंने यहाँ पे, इफ़ टॉर्क ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, ठीक है, ये लिखा ना आपने, टाउ को ज़ीरो कर दिया, ये टाउ को ज़ीरो कर दिया, उस कंडीशन में एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे, इफ़ टाउ इज इक्वल टू ज़ीरो देन, टाउ ज़ीरो है तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रूव आप इस तरीके से कर पाओगे इसको, टाउ और एल में रिलेशन लेके चलोगे, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। टाउ अगर ज़ीरो है तो डी एल ज़ीरो होगा, डी एल ज़ीरो है मतलब एल कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। अब कोई बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसको विथ एग्जांपल आप कैसे समझेंगे, चलो मैं यहाँ पे कोई बॉडी आपके सामने बना देता हूँ, एक डायग्राम हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी मान लेते हैं, एक रॉड मान लेते हैं, सपोज करो ये आपके सामने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ये एक सिलेंड्रिकल रॉड हमने आपके सामने यहाँ पे मान ली, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया आपका, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को मैंने ओ नाम दे दिया, ठीक है। इस रॉड के ऊपर हम यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया सपोज F1 और यहाँ दूसरा फोर्स इसके ऊपर लगाया F2। ध्यान देंगे F1 और F2 यहाँ पे फोर्सेस हैं जो इस रॉड के ऊपर लग रहे हैं। अब ये बात आपको समझ में आती है कि अगर अकेला फोर्स F1 लगेगा, ये O जो है ना यहाँ पे, अब ध्यान देंगे O क्या है यहाँ पे, O इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, O इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस O पॉइंट के अबाउट ये जो रॉड है आपकी, ये रोटेट करेगी, घूमेगी, ठीक है। किस तरह से घूमेगी, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ये आपकी रॉड किस तरह से रोटेट करने वाली है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ध्यान देंगे, ये कैमरा है, ऑन किया है मैंने आपके सामने, और ये हमने रॉड अज्यूम कर ली। ये आपकी, ये जो पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन जो है ये आपकी एक रॉड है। ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम भी दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है F1, ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है F2, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जहाँ मैंने इसको होल्ड करके रखा है, ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट O, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। मतलब ये रॉड जो है ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर हम फोर्स लगाएंगे F1, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये F1 फोर्स है। F1 फोर्स को अगर नीचे लगाओगे तो ये रॉड इस तरीके से रोटेट करेगी, ये फोर्स अकेला इस रॉड को ऐसे घुमाएगा। अगर यहाँ फोर्स लगाएंगे F2 जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, तो ये इस रॉड को ऐसे रोटेट करवाएगा। मतलब इधर वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, इस तरफ वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ डायग्राम के अंदर बात करें तो F1 फोर्स जो है ये इधर एक मोमेंट कॉज करेगा, ये वाला मोमेंट होगा इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, टॉर्क जनरेट करेगा। ये जो F2 फोर्स है ये इस तरह से एक मोमेंट कॉज करेगा, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब डायग्राम के अंदर आप इसको देखें। चलिए, अगर अकेला फोर्स यहाँ पे F1 अगर लगता तो ये इस रॉड को इस तरह से घुमाता, ये जो एरो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, ये किस तरह से रोटेशन हो रहा है आप देख पा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। अगर इस F2 फोर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। मोमेंट किसका, फोर्स का। F1 भी एक फोर्स है, F2 भी एक फोर्स है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे जनरेट कर रहा है F1, और F2 जो है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। मोमेंट का मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स को आप टॉर्क बोलते हो, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात करें तो देखो होना क्या चाहिए। अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस O से F1 की डिस्टेंस को अगर मैं R1 मान लूँ, देखो पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही आप डिस्टेंस लेते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की, इसको R1 मान लिया। O पॉइंट से यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से F2 की जो डिस्टेंस है उसको हमने R2 मान लिया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके सामने, यहाँ पे जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो बराबर होना चाहिए किसके, क्लॉकवाइज मोमेंट के। मीन्स फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, आपकी जो रॉड आपको दिखाई दे रही है एग्जाम्पल में आपके सामने, अगर आप चाहते हो कि ये रॉड रोटेट नहीं करे, उस कंडीशन में जो F1 फोर्स जो मोमेंट कॉज कर रहा है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोल रहे हैं, वो मोमेंट बराबर होना चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट के, जो कि F2 फोर्स की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस रोड के रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होना चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट के। ये मैंने लिखा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हो जाएगा किसके, क्लॉकवाइज मोमेंट के। अगर ऐसा होता है तो आपकी रॉड जो है वो रोटेट नहीं करेगी, और रॉड रोटेट नहीं करेगी इसका मतलब आपकी जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर इसी को मैथमेटिकली अपन लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपका हो जाएगा F1 R1। देखिए आप इसको टाउ को लिखते हैं R1 क्रॉस F लिखते हैं, हम यहाँ 90 डिग्री मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका R1 क्रॉस F1। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, और क्लॉकवाइज मोमेंट आपका हो जाएगा R2 क्रॉस F2। अगर ये दोनों मोमेंट अगर इक्वल हो गए, उस कंडीशन में आपकी रॉड रोटेट नहीं करेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं, अगर डायग्राम में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको R2 बड़ा दिख रहा है, R1 छोटा है, ठीक है। R2 जो है वो बड़ा है, R1 छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 को बड़ा होना चाहिए और F2 को छोटा होना चाहिए। जिधर लेंथ ज़्यादा है उधर का फोर्स कम होगा, जिधर डिस्टेंस कम है पॉइंट ऑफ रोटेशन की पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन से,
डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, ताकि प्रोडक्ट क्या रहे, F1R1 और F2R2 बराबर बराबर रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपके सामने है। अब हम बात करेंगे कपल के बारे में। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स कपल। मैं इसको केवल कपल लिख रहा हूँ। कपल क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करें। ठीक है, नाम से पता चल रहा है आपको, कपल का इंग्लिश वर्ड जो है कपल, उसका मतलब होता है अ पेयर ऑफ टू। ठीक है, दो चीज़ों का एक पेयर, उसको कपल कहा जाता है। यहाँ पे हम फोर्स कपल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स कपल कब कहा जाएगा, ध्यान दें। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि इक्वल है। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर बराबर है। अगर एक फोर्स 5 न्यूटन का है तो दूसरा भी 5 न्यूटन का होना चाहिए। अपोजिट का मतलब यहाँ डायरेक्शंस अपोजिट है। ठीक है, तो दो फोर्सेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, वो किसी रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं, है ना। आपने लिखा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी सच दैट देयर लाइंस ऑफ एक्शन, अभी डायग्राम बना के मैं बताऊंगा आपको ये क्या होती है। देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अलग नहीं होगी तो क्या होगा, अभी हम बात करेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। ठीक है, देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, एक रिजिड बॉडी के ऊपर लगने वाले दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग है तो उनको कपल कहा जाएगा। किस तरह से, आप समझें कि एग्जाम्पल से मैं आपके सामने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी मान लेता हूँ। एक रिजिड बॉडी मतलब अपन एक रॉड ले लेते हैं, सपोज करो। ठीक है, ये मैंने एक रॉड यहाँ पे एज्यूम कर ली एग्जाम्पल के तौर पे। ये एक सिलेंड्रिकल रॉड आपके सामने है। ठीक है, ये रॉड के ऊपर मैं यहाँ पे दो फोर्स लगा रहा हूँ। किस तरीके से दो फोर्स लगा रहा हूँ, एक फोर्स सपोज करो कि यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स F है। ठीक है, और दूसरा फोर्स इसी पॉइंट के ऊपर लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F है। ठीक है, तब आप क्या कहोगे कि टू इक्वल फोर्सेस, देखो ये दोनों फोर्स इक्वल है, F मैग्नीट्यूड सेम है। अपोजिट फोर्सेस है, डायरेक्शन अपोजिट है। देखो एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ यहाँ पे, दूसरा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ इन दोनों फोर्सेस को हम कपल नहीं कहेंगे। क्यों कपल नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन, कपल तो कहा जाएगा ये, ठीक है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन यहाँ पे कॉज नहीं करेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, द फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर। इट मीन्स द बॉडी हैज़ नो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, ये बॉडी रोटेट यहाँ पर नहीं करेगी। ये बात आपको समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखो लाइन ऑफ एक्शन कैसे सेम है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये ऊपर वाला जो फोर्स आपको दिख रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, जैसे ये फोर्स बनाया तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक फोर्स हमने इस तरीके से बनाया तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, ये स्ट्रेट आगे उसको एक्सटेंड कर दो, वो लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों फोर्सेस के लिए आप देख रहे हो लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है इस एफ की, और इस एफ के बारे में बात करें तो यही सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस तरफ। तो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, मतलब बॉडी रोटेट नहीं करेगी। लेकिन उसी
एग्जाम्पल में इसी बॉडी के ऊपर जो रॉड आपको सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है, इसी बॉडी के ऊपर अगर मैं इस तरह से फोर्सेस अप्लाई करूं, ध्यान देंगे मैं फिर से आपके सामने ये एक सिलेंड्रिकल रॉड यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपकी सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। इसके एक एंड पे हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं F, ये फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया F, ठीक है। उतना ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड पे मैं दूसरे एंड पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर्स है F। देखिए दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है। F फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे थे, यहाँ पर भी लग रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन यहाँ लाइंस ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। कैसे, ये F के लिए अगर बात करें तो ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ लग रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी। इस फोर्स के लिए बात करें तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, इसको आप कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इस फोर्स के लिए इसको कहेंगे आप लाइन ऑफ एक्शन। आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और अगर ये फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन अलग अलग है, इट मीन्स द फोर्सेस विल कॉज द रोटेशनल मोशन इन द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कंटिन्यू करेंगे आप, इफ टू फोर्सेस equal and opposite act on a rigid body such that their lines of action are different, then they will cause rotation of the body, उस बॉडी के अंदर रोटेशन कॉज करेंगे, ठीक है। then the forces will be known as force couple, ठीक है। तो कपल क्या होता है, इसमें आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो आपका कपल भी रोटेशन कॉज कर रहा है, रोटेशन कॉज कर रहा है मतलब टॉर्क जनरेट हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपके सामने मोमेंट ऑफ कपल के बारे में बात करने वाले हैं। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। पहले आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल की, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल निकाल लेते हैं। मैं फिर से ये जो डायग्राम आपने बनाया है रॉड वाला, उसको फिर से नीचे बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रिजिड बॉडी, एक रॉड हमने मान ली सिलेंड्रिकल शेप में। ध्यान देंगे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन यानी कि O अज्यूम कर रहा हूँ। ये O जो है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। मैं इसके ऊपर कपल लगाने वाला हूँ। यहाँ पे ये फोर्स हमने लगाया F, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है आपको, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक फोर्स मैं इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि दोनों में से किसी एक फोर्स के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, हम इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फोर्स इस रॉड को इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट करवाएगा। और ये रोटेशन किस तरीके से होगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स कॉज होगा, ठीक है। ये अकेला फोर्स इस रॉड को क्या करेगा, इस O पॉइंट के ऊपर घुमाएगा। डायरेक्शन मैंने आपके सामने यहाँ पे बना दी है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि इस फोर्स F की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर O पॉइंट से वो R1 है। ये डिस्टेंस को हमने R1 मान लिया। और दूसरा जो फोर्स है F, उसकी डिस्टेंस O पॉइंट से हमने मान ली R2। यहाँ पर R2 हमने बड़ा माना है R1 से, ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसी एक फोर्स के बारे में बात करूं, मैं केवल इस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, F के बारे में, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट्स को नाम दे दो। हमने ये पॉइंट A मान लिया, इस एंड को हमने नाम दे दिया B। तो A एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होगा
वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। कितना मोमेंट होगा? अगर मैं इस मोमेंट को यहाँ पे मान लूँ टाउ 1, ध्यान देंगे इस मोमेंट को मैं मान रहा हूँ टाउ 1। क्यों लिख सकता हूँ टाउ? क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स है, अकेले फोर्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं भी लगेगा तो चलेगा। आप सेकंड वाले फोर्स को हटा दो, यहाँ से अकेला फोर्स लगाओगे तब भी ये इसको रोड को घुमाएगा इस पॉइंट पे ओ पे। तो इस टॉर्क को हमने मान लिया टाउ 1, ठीक है। जबकि आपको टाउ 1 बराबर क्या मिलेगा? आप डायग्राम से लिखोगे तो टाउ 1 बराबर आपका हो जाएगा R1 इंटू एफ, ठीक है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा R1 क्रॉस एफ। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे फोर्स की। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी। दूसरा फोर्स जो बी एंड पे लग रहा है, इस फोर्स को देखो, ये इस रॉड को कैसे घुमाना चाहेगा, देखो ऐसे घुमाएगा पॉइंट ओ पे, दिख रहा है आपको। ये रॉड इस तरीके से जाएगी जो एरो बना है। वापस इस एरो को अगर आप देखोगे तो ये रॉड कैसी घूमती हुई दिख रही है आपको? जिधर ए पॉइंट पे लगने वाला फोर्स घुमा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, वैसा ही मोमेंट बी पे लगने वाला फोर्स भी यहाँ पे कॉज कर रहा है। यानी यहाँ पर भी ये वाला फोर्स भी मोमेंट कैसा कॉज करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है वो भी इस फोर्स की वजह से लग रहा है, तो इस मोमेंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाउ 2, ठीक है। अगर हम कहें कि टाउ 2 कितना होगा तो आप डायग्राम से क्या लिखोगे उसको? टाउ 2 बराबर हो जाएगा R2 इंटू एफ, ठीक है। ये लिख दिया हमने R2 क्रॉस एफ। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब सोचने वाली बात है कि जिस तरह से हम सेम डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, दूसरा यहाँ लग रहा है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है। तो ओवरऑल इसको हम क्या बना सकते हैं? इस तरीके से अकेला फोर्स बना सकते हैं 8 न्यूटन का। क्यों ऐड करा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। सेम डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस जिस तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही सेम डायरेक्शन में लगने वाले टॉर्क भी ऐड हो जाते हैं। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अगर दोनों मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी टोटल मोमेंट जो आएगा यहाँ पे वो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों मोमेंट को ऐड कर देंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे मोमेंट ऑफ कपल, जैसे कि आपने ऊपर लिखा है, तो मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। ये दोनों फोर्स मिलकर कपल फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो अलग अलग मोमेंट आपको मिलेगा, उन दोनों को ऐड करने पे आपका बन जाएगा मोमेंट ऑफ कपल। मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। आप क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ कपल बराबर हो जाएगा सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस। जो कपल है उस कपल के अंदर दो फोर्स यहाँ पे हैं, दोनों फोर्सेस के मोमेंट्स का सम कर देना है। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ कपल को अगर हम टाउ से रिप्रेजेंट करें, ओवरऑल टॉर्क जो इस रॉड में जनरेट हो रहा है, तो वो बराबर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 के, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। टाउ 1 प्लस टाउ 2 हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू, टाउ 1 को आपने पुट किया है R1F, ठीक है, प्लस टाउ 2 है आपका R2F। मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ? अज्यूमिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप चाहो तो वेक्टर के साथ भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं यहाँ थीटा को 90 डिग्री एज्यूम करके चल रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्रॉस हटाओगे तो साइन लगेगा। R1 क्रॉस F को R1F साइन थीटा लिखोगे, R2F साइन थीटा लिखोगे, थीटा को 90 डिग्री मान लिया तो केवल R1F और R2F बच जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं थीटा को 90 डिग्री एज्यूम करके चल रहा हूँ, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपका टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे R1 प्लस R2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, दोनों के अंदर फोर्स कॉमन है जिसकी वैल्यू सेम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स का, हमने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, आप ध्यान देंगे, आप इसको क्या लिख पाओगे, यहाँ से आप इसको लिखोगे टाउ इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप देखें डायग्राम के अंदर, अगर R1 और R2 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे ओवरऑल क्या मिल जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ रोड, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी कि रॉड की लेंथ आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से हटा देता हूँ, ये हटा दिया यहाँ से, ये आपको रॉड की लेंथ मिल जाएगी R। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में R1 प्लस R2 दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, R1 प्लस R2 को आप पुट कर दोगे R और F एज इट इज़, यानी कि जो आपका मोमेंट ऑफ कपल होगा वो मोमेंट ऑफ कपल किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों फोर्स में से एक फोर्स कोई सा भी ले लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। आप देख पा रहे हैं F एक फोर्स है और R जो है वो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है ये समझना चाह रहे हो तो डायग्राम से लाइन ऑफ एक्शन बना दो दोनों फोर्स की, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल बराबर होगा इंडिविजुअल फोर्सेस के मोमेंट्स के सम के। हमने लिखा है टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी को आप सॉल्व करोगे, आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ स्टार बना के। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपसे कहा जाता है कि शो दैट moment of couple is independent of position of point of rotation। आपका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो कहाँ मौजूद है, उसकी पोजीशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब अगर ये हमने R1 को छोटा और R2 को बड़ा लिया, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है रोड का वो इस रोड के सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक तरफ है। अगर ये सेंटर पे मौजूद होता पॉइंट ऑफ रोटेशन, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं मौजूद होता सेंटर पे, रोड के ऊपर बनाना है, तब R1 बड़ा हो जाता, R2 छोटा हो जाता। अगर एकदम सेंटर पे तो R1 और R2 इक्वल हो जाते, लेकिन सम करने पर R1 और R2 का R ही मिलता। अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय सेंटर के बजाय यहाँ कहीं होता तब R1 बड़ा हो जाता, R2 छोटा हो जाता। देखो आप A से इस पॉइंट की दूरी बढ़ जाएगी, R1 बड़ा हो जाएगा, यहाँ से B की दूरी कम हो जाएगी, R2 छोटा हो जाएगा। लेकिन R1 और R2 को जोड़ने पर R जो आएगा वो रोड की लेंथ के बराबर ही होगा। यानी ये पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ मौजूद है, इस पूरी रोड के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोमेंट ऑफ कपल को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा करने के लिए कि पॉइंट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ कपल, उस कंडीशन में भी आपको यही डेरिवेशन करना है जो आपके सामने अभी हमने सॉल्व किया है। इसको आप सॉल्व कर पाओगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।